चालू वित्त वर्ष के पहले क्वार्टर में लगभग ज़्यादातर कंपनियों के नंबर्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स के आधार पर ये समझना आसान होता है कि आने वाले दिनों में जॉब्स के ट्रेंड क्या रह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर स्टार्टअप का जो सिकुड़ता हुआ बाजार है वो भी बहुत कुछ बताता है। ऐसे में जॉब मार्केट में के हर पहलू को समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, जिसके लिए हमारे साथ जो मार्चिंग शीप की मैनेजिंग पार्टनर कहें या सीईओ कहें, सोनिका अरुण जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार में। थैंक यू। तो मैं आपको बता दूं, सोनिका जी को एचआर इंडस्ट्री में करीब 20 साल का तजुर्बा है, इसलिए हम लोग खास तौर पर ये मार्केट की नब्ज़ को समझते हैं और खास तौर पर हम इसलिए इनके साथ ये चर्चा कर रहे हैं। तो मैम, सबसे पहले मुझे ये चीज़ बताइए कि हम आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, यहाँ पर रिजल्ट्स और गाइडेंस जो है वो दोनों ही उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। ऊपर से पिछले 2 सालों में भी फ्रेशर के लिए नौकरी भी काफ़ी घटी है। आप कैसे देख रहे हैं इस इंडस्ट्री को? देखिए, आईटी इंडस्ट्री बाय नेचर एक इवॉल्विंग इंडस्ट्री है। उसमें हर 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में बहुत एवोल्यूशन होता है। हुँ, तो इसमें अगर आप देखें तो चाहे आप फ्रेशर बोले, चाहे आप एक्सपीरियंस लोगों को बोले, एक तो हुँ, उनको कंटिन्यूअसली अपने आप को अपस्किल करना, अपग्रेड करना, उसकी बहुत जरूरत है। तो एक तो कंपनीज इंटरनली भी करती हैं, और जो लोग अनएम्प्लॉयड हो, लेड ऑफ हो, उनको अपने आप को भी अपस्किल करने की जरूरत है। और आपने जी, ठीक बोला कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने, जैसे अगर आप देखें 2023 के बिगनिंग में काफी बड़ी बड़ी कंपनीज ने बड़े नंबर्स में ले ऑफ किया है। लेकिन पिछले 2-3 साल हमारे किसी के लिए भी बहुत सामान्य नहीं रहे हैं। हुँ, बिल्कुल। कोविड में अगर आप देखें, बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं, बहुत सारी कंपनीज ने लॉसेस देखे हैं। फिर जब कोविड थोड़ा खत्म हुआ तो उन्होंने सोचा कि चलिए अपने लॉसेस को थोड़ा रिकवर किया जाए, थोड़े अग्रेसिव हो सकता है, उन्होंने अपने प्लान्स बनाए हों। और फिर उसके बाद यूक्रेन रशिया वॉर हो गई, उसकी वजह से काफी एम्बिग्विटी रही है हुँ, इकोनॉमिक फ्रंट पे। तो कई बार क्या होता है कि जो हम प्लान्स बनाते हैं वो हमको पूरे होते नजर नहीं आते, तो फिर नहीं कॉस्ट आते। मेजर्स आ जाते हैं, जिसकी जी, वजह से हमको ले ऑफ करना पड़ता है। तो ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आईटी इंडस्ट्री के लिए ये एक डूम्सडे हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से कि आईटी में टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि एआई की वजह से नौकरियां खत्म हो रही हैं। मुझे लगता है कि एआई की वजह से नेचर ऑफ जॉब खत्म हो जाए, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा, अच्छा। अगर मैं चेंज हो जाएगा, अगर मैं हुँ, देखूं, हम अब अपने एचआर की बात करें, जैसे जी, हम लोग पहले बहुत ज्यादा डेटा कलेक्शन करते थे, डेटा हुँ, कलेक्शन के बाद उसको एनालाइज करते थे, उसके हुँ, बाद हम कुछ डिसीजन पे आते थे। जी, तो डेटा कलेक्शन में, एनालिसिस में ही 6-7 महीने लग जाते थे। जी, अब हम टेक्नोलॉजी की वजह से डेटा कलेक्शन और एनालिसिस बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अब हम उनको डिसीजंस लेके इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अब उनको हमको वो कैपेबिलिटी चाहिए जिसको हम स्ट्रेटेजिक एचआर, बिजनेस पार्टनरिंग, चेंज मैनेजमेंट, इन सब की जो कहते हैं ना, वो ज्यादा हमको कैपेबिलिटीज चाहिए। आई ठीक थिंक है मैम। कैपेबिलिटीज चेंज होंगी, नौकरियां नहीं कम होंगी। ठीक है मैम। अच्छा मैम, जैसे आपने इतने अच्छे से चीज़ें समझाई, तो हम दूसरे सेक्टर की बात करते हैं यहाँ पे स्टार्टअप की। मैम, वहाँ पर भी जो है हमने देखा है पीछे कि फंडिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को श्रिंकिंग देखने को मिली है। और सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पर ये भी होती है मैम, जब जॉब लॉस होती है वहाँ पर, तो जो फ्रेशर होते हैं, क्योंकि 5-6 महीने में हुए, क्योंकि आप इस चीज़ को और बारीकी से समझा पाएँगे, ना वो फ्रेशर रह पाते हैं और ना वो एक्सपीरियंस रह पाते हैं। तो उनके लिए क्या स्थिति रहती है इस समय, और आपकी क्या सलाह होगी उनके लिए? मैं थोड़ा अलग तरीके से बोलती हूँ, हाँ, जी, इसको जी, कि जब भी हम किसी स्टार्टअप के बारे में पढ़ते हैं, जी, न्यूज़ में पढ़ते हैं या देखते हैं टीवी पे, या तो वो स्टार्टअप बहुत बड़ा हो चुका होता है, जी। या उसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी चल रही होती है, कोई हुँ, प्रॉब्लम चल रही होती है। जी, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में स्टार्टअप सेंटिमेंट पे कुछ बहुत फर्क पड़ रहा है। जी, अभी मैंने हाल ही में एक कॉलेज में एक टॉक दी थी, और हुँ, उसमें टॉक के बाद
ज्यादातर बच्चों ने मुझसे ये सवाल किया था कि मैम आपने इतने साल काम करने के बाद स्टार्टअप शुरू किया, आपने पहले क्यों नहीं किया, आपके हम्म। हस्बैंड भी अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। तो आजकल एक टाइम होता था जब मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया, उस समय हम लोगों को एक जिसे होड़ कहते हैं ना, होड़ होती थी कि हम बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करें। जी बिल्कुल आज बिल्कुल। तो बच्चों को या आजकल की वर्कफोर्स को वो नहीं है, उनको ये है कि हमको एक्सपीरियंस कहाँ मिल रहा है, हमको लर्निंग कहाँ मिल रही है, हमको फ्रीडम टू टेक डिसीजंस कहाँ मिल रही है। कहाँ मिल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्टार्टअप्स में ये है, स्टार्टअप्स में क्योंकि छोटी टीम्स होती हैं, एम्पावरमेंट ज्यादा होता है, हम्म। पेस फास्ट होती है, हम्म। प्रोसेसेस इतनी ज्यादा सेटअप नहीं होती, तो लोग जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं और ब्यूरोक्रेसी नहीं होती। तो जी स्टार्टअप्स कहीं नहीं जा रहे, स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स रहेंगे, क्योंकि नीड है इंडिया में, मेक इन इंडिया की नीड है, और बहुत सारे गैप्स हैं जिनको पूरा करना है, तो ठीक है। स्टार्टअप्स कहीं नहीं जा रहे। ठीक है। जहां तक सवाल है एक्सपीरियंस्ड या नॉन एक्सपीरियंस्ड का, जी आजकल जो हायरिंग कंपनीज हैं उनका भी जी माइंड, और हायरिंग मैनेजर्स का, हम्म, उनका भी माइंडसेट चेंज हो रहा है कि जी जब वो देखते हैं, वो ये समझते हैं कि उसने 5 महीने काम किया या 6 महीने काम किया और उसकी गलती की वजह से हम्म। वो स्टार्टअप से नहीं निकला होगा, हो सकता है स्टार्टअप चला नहीं। आप देखिए, जब कोई कितने सारे बच्चे स्पोर्ट्स फील्ड में जाते हैं, जी लेकिन हर एक कोई विश्वनाथ आनंद या सानिया मिर्जा नहीं बनता। बिल्कुल सही। जी तो बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं और हर एक कोई सक्सेसफुल नहीं होता, जी और बहुत सारे फ्रेशर स्टार्टअप्स ज्वाइन करते हैं जो कि हो सकता है सक्सीड ना हो, और फिर वो उसके बाद कन्वेंशनल कंपनीज में जाते हैं टू गेन एक्सपीरियंस फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। और कंपनीज इसको एक्सेप्ट करती हैं। जी वो ठीक है। इसको एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कह लीजिए, रिस्क टेकिंग कह लीजिए, इस कॉम्पिटेंसी को एक्सेप्ट करती हैं और वेलकम करती हैं। मैं ठीक तो है। ये बोलूँ स्टूडेंट्स, सॉरी फ्रेशर्स को, कि आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है आप दोनों हाथों से बटोरिए, क्योंकि आपका जो करियर है वो हम्म। एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ठीक। वो एक 40 साल का मैराथन है। तो ठीक। 5-6 महीने अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, अम, अगले 2 साल अच्छे चले जाएंगे। ठीक है मैम। अच्छा मैम, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि आपको क्या लगता है मल्टी जनरेशन वर्कफोर्स को ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक चुनौती के रूप में क्यों देखा जा रहा है? जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, तो जी तब हमारी जो मिडिल मैनेजमेंट थी वो जी। मुझसे करीब 15 साल बड़ी थी, हम्म। और मिडिल मैनेजमेंट से जो आगे जो टॉप मैनेजमेंट थी वो जी उनसे करीब 15 साल बड़ी थी। जी। तो उस समय भी कंपनी कंपनी में 3 जनरेशन्स तो थी, अगर 4 नहीं थी तो 3 तो कम से कम थी। जी बिल्कुल। लेकिन उस समय कभी किसी ने नहीं बोला कि हमारी जनरेशन के साथ काम करना मुश्किल हो रहा है, या मिडिल वाली जो लेयर है उनके साथ काम करना मुश्किल हो रहा है। जी ये सवाल कब उठा? ये सवाल उठा जब बहुत रिसर्च होने लगी मिलेनियल्स को लेके, फिर उसके हम्म। बाद जिलेनियल्स को लेके, जी। और एक लेबलिंग और स्टीरियोटाइप टाइप की हो गई हम्म। कि अ, अगर आप मिलेनियल्स की डेफिनेशन को देखें, मिलेनियल्स कहते हैं कि 1980 से लेके 1994 तक पैदा हुए हैं। हम्म। अब उनके बारे में एक धारणा सेट हो गई थी कि उनको फीडबैक पसंद है, उनको ओपन ऑफिसेज पसंद है, उनको पिंग पोंग टेबल्स पसंद है, जी रिक्रिएशन रूम पसंद है। ये देख के इंडिया में बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने अपने अपने ऑफिस चेंज कर दिए। जी। फिर कोविड आ गया, ऑफिस बंद हो गए। हम्म। लेकिन अगर एम्प्लॉयज से पूछिए, वो एक्चुअली ओपन ऑफिसेज से बहुत परेशान है। मीटिंग रूम्स नहीं मिलते उनको, अगर कॉन्फिडेंशियल कॉन्वर्जेशंस करने हैं, फीडबैक मीटिंग्स करनी है, वो कहाँ करेंगे, क्योंकि उनको मीटिंग रूम तो मिलते नहीं है। जी जी जी। तो अब मैं फिर एक और सवाल पूछती हूँ, जो इंसान 1980 में पैदा हुआ वो आज की डेट में
43 इयर्स का होगा, और जो 1994 में पैदा हुआ वो आज की डेट में 27 इयर्स का होगा। जी 27 इयर्स से लेके 43 इयर्स तक के लोग मिलेनियल्स होते हैं। 28 से लेकर अगर आप देखें 2011 तक जो लोग born हैं जी वो मिलेनियल्स हैं। जी तो क्या आप इन एज रेंज के सभी लोगों को एक समान मानेंगे? हाँ जो मिलेनियल ब्राजील में पैदा हुआ, जो मिलेनियल इंडिया में पैदा हुआ, जो मिलेनियल झारखंड में पैदा हुआ, जो मिलेनियल कर्नाटका में पैदा हुआ, जो एक जॉइंट फैमिली में जी बड़ा हुआ, क्या सबकी सोच एक होगी? जी तो हम एक आंकड़े से के एज से जनरेशन से लोगों को नहीं देख सकते। हमको हर इंसान मल्टी लेयर्ड होता है, जिसे कहते हैं इंटरसेक्शनल। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो है। मैं ये मानूंगी कि अगर किसी कंपनी, और हम टाइम को रोक नहीं सकते, तो हमेशा किसी कंपनी में किसी भी टाइम पे 3 से 4 जनरेशंस होंगी। तो ठीक है। हमको इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, हाँ जी क्योंकि हम कई बार स्टीरियोटाइप करते हैं, हम जैसे जनरेशन एक्स को स्टीरियोटाइप करते हैं कि अरे जी उनको टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती। हाँ जी हाँ जी क्या ये भूल गए कि फर्स्ट कंप्यूटर 1970s में बना था? हम्म आज की जो जनरेशन है, जनरेशन जी, जो आज की एआई, वीआर, मेटावर्स वगैरह पे इनोवेशन कर रही है, वो तभी तो कर पा रही है क्योंकि किसी जनरेशन एक्स ने या बेबी बूमर ने तब इनोवेशन किया था। जी बिल्कुल और सही कह जहां रहे हैं। तक रेजिस्टेंस का सवाल है, हम्म कि कहते हैं कि मैं मानती हूँ कि जब पहली बार कंप्यूटर्स ऑफिसेज में गए थे तो लोगों ने रेजिस्ट किया था। हाँ जी हाँ जी तो रेजिस्टेंस करना तो ह्यूमन नेचर है, इसमें जनरेशन से कोई इसका नाता नहीं है। सो अगर आप किसी को भी अपने कंफर्ट जोन से निकालेंगे हम्म तो उसको तकलीफ होगी। जी अगर आप आज के बच्चों को, 10 साल के, 11 साल के बच्चों को बोलेंगे कि बेटा जंक फूड मत खाओ, टिंडा तोरी लौकी खाओ, वो उसको जी रेजिस्ट करेंगे। जी आजकल जी एग्जाम्स में बच्चों को कैलकुलेटर पकड़ा दिया है, उनसे बोलो कि बेटा पहाड़े याद करो, सारे टाइम कैलकुलेटर साथ नहीं होगा, जी वो उसको भी रेजिस्ट करेंगे। ठीक है। तो कंप्यूटर्स जब पहली बार ऑफिसेज में गए थे, या हम्म अभी हम एआई या वीआर या जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, जब पहली बार आता है, रोबोट्स आ रहे हैं, चैटबॉट्स आ रहे हैं, पहली बार रेजिस्ट होगा। जब ठीक तक है। लोग ये नहीं समझेंगे उसका फायदा क्या है उन्हें, इट हैज ठीक है मैम। नथिंग टू डू विद पेशेंस। ठीक है। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, पीछे इस तरह की रिपोर्ट भी आई है जिसमें साफ तौर पे बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में महिलाओं की अभी भी जो है महिलाएं माइनॉरिटी लेवल पर हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? एक तो हमको ये समझना चाहिए कि एक कोई भी कंपनी समाज का एक सब यूनिट होती है। हम्म अगर समाज, हमारे समाज में ये धारणा है जी कि और ये धारणा बहुत सालों से, बहुत सदियों से चली आ रही है कि एक औरत की पहली जिम्मेदारी उसका परिवार है, बच्चे हैं, उसको घर से बाहर ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए, और एक जी आदमी की जिम्मेदारी काम करने की है, पैसे कमाने की। जी हमारी बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं इंडिया में, जी ऐसे एरियाज में है जी जहाँ पे डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है, जी राइट? जी सो वहां पे क्या होता है कि जब, अगर कंपनीज अगर चाहे भी विमेन हम्म को हायर करना, कभी कभी टैलेंट अवेलेबल नहीं होता। हम्म अगर टैलेंट अवेलेबल होता भी है तो जो एक सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, जहाँ पे उनके लिए एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए कि उनके साथ जो काम करते हैं, उनके कलीग्स, उनके मैनेजर्स, उनका जो माइंडसेट है वो उनके लिए वेलकमिंग हो। ठीक है। वो उनको ऐसे ऐसे ना बोलें कि अरे तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे तो पति भी कमाते होंगे, या वो ये ना समझे कि अरे ये तो लेट नहीं बैठना चाहेंगी तो उनको प्रमोट ना करें, उनके इंक्रीमेंट्स ज्यादा अच्छे ना रखें।
तो ठीक जो है। फिर जो विमेन काम भी करने आती हैं वो डिमोटिवेट होती हैं। तो ये दोनों तरफों का सोसाइटी को भी अवेयर कराने की जरूरत है कि हर औरत अम, ये नहीं सोचती कि शादी के बाद मेरा करियर इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों साथ साथ में चल सकते हैं। और कंपनीज एक हद तक एनेबल कर सकती हैं, रीजनेबल अकोमोडेशन दे सकती हैं, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बना सकती हैं, लेकिन अपने करियर की जिम्मेदारी मुझे ही लेनी है। करियर एक हम्म। मेट्रो का डब्बा नहीं है कि मेरे लिए एक रिजर्व्ड सीट है कि आइए मैडम बैठिए, हर 2 साल में प्रमोशन हो जाएगी। जी। हमको भी इक्वल वो करनी है। तो अगर एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में जॉब है और जी। उसमें मेरे को शिफ्ट के बाद 2 घंटे काम करना है तो हम्म। करना है। ठीक है मैम, आपने तमाम सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए, क्योंकि आप जल्दी में हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम बिजनेस स्टूडियो से बात करने के लिए। और हम अपने व्यूअर्स को कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में भी कुछ इसी तरह के कुछ सवाल है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि मैम के साथ दोबारा जुड़ें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।